जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन। उम्मीद करते हैं जहां होंगे आप लोग ज़बरदस्त तरीके से अपना स्टडी कर रहे होंगे। किसी ने सच ही कहा है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होते हैं। हौसला आप लोग बनाए रखिए और गाउस प्रमेय के जो अनुप्रयोग है उसको हम लोग सीखेंगे। 3 अनुप्रयोग है, कम से कम इस लेक्चर में हम लोग 2 अनुप्रयोगों को सीख रहे होंगे। इससे पहले हम लोग गाउस प्रमेय को पढ़ चुके हैं। गाउस प्रमेय क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग स्थापित करके आ चुके हैं। अब उसी का अनुप्रयोग है, उसी का एप्लीकेशन है, उसको हम लोग बेटर तरीके से उड़ा रहे होंगे। इस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले हम लोग कल्पना करेंगे और सीखेंगे आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, तो आवेश का रेखीय घनत्व बाबू 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं। तो सिंपल सा होता है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। मीन्स प्रति एकांक लंबाई पर, किस पर, तो आप लोग क्या बताएंगे, लंबाई पर। लंबाई को किसे लिखेंगे, एल। लंबाई पर उपस्थित क्या मेरे भाई, आवेश की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। इसको किससे लिखते हैं मेरे भाई, लैम्डा से। किसे लिखते हैं, लैम्डा से। यहाँ से क्यू का मान फाइंड आउट करें तो क्यू बराबर क्या आएगा मेरे भाई, क्यू बराबर आएगा लैम्डा इंटू एल। इस डेरिवेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए इसको एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करिए। अब आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जस्ट सपोज हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई का, अनंत मतलब अज्ञात लंबाई, जिस लंबाई को हमें पता नहीं होता है उसी को फिजिक्स क्या मानता है, अनंत मानता है। ये नहीं कि जो लंबाई कभी खत्म नहीं हो उसे अनंत कह दे, नहीं। जो लंबाई हमें नहीं पता होता है उसको फिजिक्स क्या मानता है, भौतिक विज्ञान उसे क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग, अनंत कहते हैं। अब हम लोग कल्पना करते हैं इसके चारों तरफ एक आभासी लाइन का और इनकी सहायता से एक बेलन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं मेरे भाई, बेलन बनाने वाले हैं। लो बना दिए क्या, बेलन। अब इसमें 2 सतह दिख रहा होगा मेरे भाई, एक तो दिख रहा होगा इसका समतल सतह, एक तो दिख रहा होगा इसका कौन सतह, समतल सतह, और एक दिख रहा होगा इसका वक्र क्षेत्रफल। ये जो साइड का है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रित भाग कहते हैं मेरे भाई। इसको क्या बोलते हैं, वक्रित भाग बोलते हैं। और मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं, समतल सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समतल सतह। क्योंकि जो तार है या क्या है, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, तो स्वाभाविक सी बात है जब आवेश है इसमें तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगे, इससे विद्युत बल रेखा निकलेंगे। और 2 जगह हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल का कल्पना करते हैं। एक हमारा अल्पांश क्षेत्रफल सपोज यह है, एक हमारा अल्पांश क्षेत्रफल यह है वक्रित भाग पर, और एक अल्पांश क्षेत्रफल हमारा कहाँ पर है, समतल भाग पर। कहाँ है मेरे भाई, समतल भाग पर। और इस क्षेत्रफल के लंबवत सदिश हम लोग खींचते हैं, लंबवत क्षेत्रफल सदिश खींचते हैं। तो इसका लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यही होगा, अल्पतम है तो डी और क्षेत्रफल है ए, सदिश राशि है तो वेक्टर। ठीक उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, मेरे भाई, इसका क्या हो जाएगा, अल्पतम है तो डी और क्षेत्रफल है अल्पांश तो ए और वेक्टर है, सदिश है तो वेक्टर। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इससे एक समान रूप से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, कुछ इस प्रकार की निकल रही हैं, ऐसे ही निकल रही हैं, ऐसे ही निकल रही हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर ई है और डी ए के मध्य कोण 0 अंश है, और यहाँ से जो निकल रहा होगा
यहाँ से मेरे भाई जो निकल रहा होगा, कल्पना करेंगे यहाँ से जो निकल रहा होगा ऐसे निकल रहा होगा, तो इसके और इसके बीच का कोण मेरे भाई कितना हो रहा होगा, यहाँ पर थीटा बराबर कितना 90 अंश, और यहाँ पर ई और डी के मध्य, यहाँ पर ई और डी के मध्य थीटा बराबर 90 अंश, और यहाँ पर ई और डी के मध्य थीटा बराबर कितना, तो आप लोग क्या बताएंगे 0। मीन्स वक्रित भाग पर ई और डी ए के मध्य का कोण 0 अंश है, और समतल भाग पर ई और डी ए के मध्य का कोण कितना है 90 अंश का है। अब इसको सपोज हम बिंदु ए नाम दें, और इसको सपोज बिंदु क्या नाम दें, इसको सपोज बिंदु क्या नाम दें मेरे भाई, बी नाम दें। तो बिंदु, तो लिखेंगे बिंदु, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन को। यहाँ पर बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स कितना होगा मेरे भाई, डी फाई, सपोज क्या है यहाँ पर E1 है, सपोज यहाँ पर E1 है और यहाँ पर क्या है E2 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। मेरे भाई थीटा का वैल्यू कितना है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कहाँ पर देख रहे हैं, ए पर देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 अंश। तो आप लोग को कास 90 अंश का मान कितना पता होता है, तो कास 90 अंश का मान होता है 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी फाई E1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः बिंदु किस पर, बिंदु बी पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डी फाई, यहाँ पर मार रहे हैं E2 वैद्युत फ्लक्स है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा आप लोग बता सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 अंश है, और कास 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा डी फाई E2 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई ई डी ए कास 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे भाई कुल हम लोग निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, कुल निकालेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिखेंगे परिणामी, मीन्स वक्रित भाग के अल्पांश क्षेत्रफल पर और समतल भाग के अल्पांश क्षेत्रफल पर कितना निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स, तो परिणामी वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा मेरे भाई परिणामी का, तो डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई E1 प्लस डी फाई E2, वैल्यू रखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू E1, डी फाई E1 का मान 0 है, और डी फाई E2 का मान कितना है मेरे प्यारे भाई ई डी ए है। इस प्रकार डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आया ई डी ए आया मेरे भाई। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रहे, अब इसको हम लोग टोटल निकालेंगे, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे समाकलन करेंगे, मीन्स वक्रित भाग पर और समतल भाग पर दोनों का रिजल्ट इतना आ रहा है, हमें संपूर्ण वक्रित पार्ट पर चाहिए और हमें संपूर्ण समतल पार्ट पर चाहिए, तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे। टोटल के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर मेरे भाई दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी क्या हो जाएगा ए इंटीग्रेशन डी का घोतक होता है, इसे निरस्त होगा, डी फाई ई डी से इंटीग्रेशन खत्म हुआ, फाई ई इज इक्वल टू ई अचर पद है बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच रहा है मेरे भाई डी ए, और जो क्षेत्रफल है एक किसका है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग क्या माने हुए हैं मेरे भाई, तो आप लोग माने हुए हैं बेलन माने हुए हैं, क्या माने हुए हैं बेलन माने हुए हैं। तो जो ए होगा बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, बेलन
का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ ए बराबर क्या आ जाएगा, तो आप लोग क्या पता है 2 पाई आर, ऊंचाई h है तो h और ऊंचाई l है तो l, इसकी टोटल ऊंचाई हम लोग क्या मान रहे हैं, l मान रहे हैं। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई और इंटू डी ए मतलब क्षेत्रफल का समाकलन क्या आएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, किसका समाकलन कर रहे हैं, टोटल किसका पृष्ठ चाहिए, बेलन का चाहिए, तो बेलन का वक्री पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो क्षेत्रफल किसका आएगा, बेलन का 2 पाई आर एल। अब मेरे भाई इधर थोड़ा सा सरफेस है, इधर हम लोग देख लें, गाउस प्रमेय से चूंकि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई क्या होता है मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई इज इक्वल टू रख देंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर और एल, और क्यू का मान यहाँ से, चूंकि इसको भी क्लियर कर देंगे, चूंकि क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। मेरे भाई एल से एल को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, ई का मान निकालेंगे, ये तीनों राशि गुणे में है, बटे में आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको ट्रांसफर करिए इधर, तो लैम्डा और 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट, यही है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे प्यारे भाई 2 मिनट में रिकॉल करें, थ्योरी कैसे लिखेंगे आप लोग, तो चित्र में एक अनंत लंबाई का चालक तार दर्शाया गया है जिस पर एक समान रूप से धनावेश है, और इसके चारों तरफ एक बेलन का कल्पना करते हैं, और बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल बी लेते हैं, और बेलन के समतल पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं, ए लेते हैं। इसके वक्र पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण 0 अंश है, और इसके समतल क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ई और वेक्टर सदिश डी ए के मध्य का कोण कितना अंश का है, 90 अंश का है। तब बिंदु ए पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स फला, और बिंदु बी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना। जब दोनों अल्पांश को जोड़ दें तो अल्पांश ही आया है, हमें चाहिए टोटल, तो टोटल क्या है, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। टोटल के लिए क्या किए हैं, समाकलन किए हैं। तो समाकलन के बाद क्या किया गया है, एक घोतक है इसका कट गया है, डी फाई ही बचा हुआ है, और ये अचर पद है बाहर हो गया समाकलन से, और क्या बचा है डी, क्योंकि ई क्या है, एक समान रूप से हर एक जगह क्या रहेगा, सर्वत्र समान रहेगा, इसलिए यह नहीं बदलता है, और जो नहीं बदलता है उसको हम क्या करते हैं, समाकलन से बाहर लेते हैं, जो बदल रहा होता है उसको समाकलन के अंदर छोड़ देते हैं। कभी इतना क्षेत्रफल है, कभी इतना क्षेत्रफल है, कभी इतना क्षेत्रफल, कभी इतना क्षेत्रफल, कभी टोटल क्षेत्रफल, इसलिए परिवर्तनशील कौन है, ए है, क्षेत्रफल है, और अचर पद कौन है, ई है। तो ई को बाहर ले लिए हैं, डी को अंदर ले लिए हैं। डी ए किसका क्षेत्रफल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल रखे हैं। और गाउस प्रमेय से चूंकि फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रख दिए हैं, और क्यू का मान रख दिए हैं लैम्डा इंटू एल से एल निरस्त हुआ है, ई का मान मिला है लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करते हैं यह छोटा सा डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत, यू टेक केयर। सीखते हैं मेरे भाई गाउस प्रमेय का सेकंड एप्लीकेशन क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। इस बार हम लोग का टारगेट क्या है मेरे भाई, इस बार हम लोग का टारगेट है कि एक अनंत लंबाई का समतल कोई चादर रहेगा, एक अनंत लंबाई का कोई आवेशित समतल चादर रहेगा, और उसके कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलने वाली है।
तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इसमें इम्पोर्टेंट एक फार्मूले का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। वह फार्मूला क्या है मेरे भाई? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है इसको बताएं, तब तक आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब न किए हो तब। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है मेरे भाई? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मीन्स यदि हमारे पास कोई चादर है तो स्वाभाविक सी बात है, चादर है तो उसमें लंबाई भी होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा। और जब लंबाई है चौड़ाई है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या, क्षेत्रफल पर क्या रहेगा? आवेश रहेगा। क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं मेरे भाई। और आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? सिग्मा। इसका क्या नाम है? सिग्मा। क्या नाम है? सिग्मा। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम, कूलाम बाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। कूलाम बाई वर्ग मीटर। यदि Q का डाटा फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई तो Q बराबर क्या मिलेगा? Q बराबर क्या मिलेगा? Q बराबर क्या मिलेगा? तो आप लोग क्या बताएंगे? सिग्मा इंटू ए मिलेगा। इस बात को इस एप्लीकेशन में हम लोग निहित करने वाले हैं, इसलिए इसको यदि अचरा होगा तो गठिया लीजिए मेरे भाई या तो आप लोग के पास अचरा होगा नहीं, ओके, आंचल नहीं होगा तो आप लोग अपने जेब में रख दीजिए कि इसका कहीं कहीं अभी प्रयोग होने वाला है। ठीक है, मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लीजिए। जस्ट एक कमेंट था कि आंचल सुनेंगे। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे भाई, कल्पना करेंगे कि हमारे पास क्या है? समतल चादर है। क्या मेरे भाई? समतल चादर है। कल्पना करने में क्या जा रहा है? कर लीजिए कल्पना। ओके ओके, यह एक समान रूप से आवेशित है। सपोज कर रहे हैं कि इसमें एक समान रूप से आवेश वितरण है। और यह आवेश कौन से हैं? तो मेरे भाई इसमें एक समान रूप से धनावेश है। एक समान रूप से क्या है? धनावेश है। नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इसमें एक बेलन का कल्पना करते हैं मेरे भाई। किसका कल्पना करते हैं? बेलन का। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? एक तार था। और अब क्या है? एक चादर है। तो एक बेलन का कल्पना करते हैं। सपोज ओके, मेरे भाई इसके आर पार हम लोग एक बेलन का कल्पना करते हैं। एक बेलन का कल्पना करते हैं। तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? बेलन का कौन सा पृष्ठ बोलेंगे? समतल पृष्ठ बोलेंगे। इस पृष्ठ को बेलन का क्या बोलेंगे? बेलन का समतल पृष्ठ। और इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। इस पृष्ठ को वक्र पृष्ठ। बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए कोशिश करिए आप लोग ध्यान से। ओके, इधर उधर आप लोग अपना फोकस मत करिए, नहीं तो इस मार्कर को कैमरे के अंदर से चलाकर मारेंगे, आप लोग का सर फट जाएगा। ठीक है, फोकस इधर रहे। ओके यह क्या है? यह क्या है मेरे भाई? यह क्या है? ये भी रहेगा समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ। अब समतल पृष्ठ पर और कहां पर? वक्र पृष्ठ पर दो अल्पांश क्षेत्रफल का हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो वक्र पृष्ठ पर हम यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल का कल्पना किए मेरे भाई। यहाँ पर यह है, इसका नाम सपोज P दे दें। क्लियर? और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल का कल्पना कर रहे हैं मेरे भाई। इसका कल्पना कर रहे हैं, क्या है मेरे भाई? इसको हम क्या नाम दे दें? Q नाम दे दें। ओके, और यहाँ पर भी आप लोग ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी आप लोग ले सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं? इसका नाम P है, Q है, तो इसका नाम आप लोग दे सकते हैं मेरे भाई, क्या दे सकते हैं? R। अब जब यह आवेशित है तो इससे एक समान रूप से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी।
और जब गुजरेंगी तो इनकी दिशा ऐसे ही होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे निकलेंगी। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है, यदि इस पर हम क्षेत्रफल सदिश खींचे इस पृष्ठ पर, इस अल्पांश पृष्ठ पर, क्यू अल्पांश पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश खींचे तो इसका कुछ ऐसे ही मिलेगा क्षेत्रफल सदिश, मीन्स वेक्टर DA ऐसे मिलेगा। और इस पर लंबवत खींचे, लंबवत ही खींचते हैं मेरे प्यारे भाई, कभी भी जो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश होता है उस पर हम लोग क्या खींचते हैं, लंबवत ही खींचते हैं। तो इस पर लंबवत कैसे मिलेगा, इस पर लंबवत तो ऐसे मिलेगा नहीं, ऐसे मिलेगा, और यहाँ तो ऐसे मिलेगा, इस लंबवत ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे खींचते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, वेक्टर DA। क्या नाम देते हैं, वेक्टर DA। और इधर कैसे होगा, इधर कैसे होगा मेरे प्यारे भाई, इस पर भी लंबवत, इस पर भी लंब ऐसे ही होगा। क्या नाम होगा, वेक्टर DA होगा। अब इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी, स्वाभाविक सी बात है, इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी, इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी, ये जो इसके इसके कैसे मिलेंगी, इसके कैसे मिलेंगी, समांतर मिलेंगी। इसके कैसे मिलेंगी, इसी के जैसे मिलेंगी। और इस पर कैसे मिलेंगी, लंबवत मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यदि क्लियर करें, सपोज इससे कोई वैद्युत बल रेखा जा रहा है, इससे कोई वैद्युत बल रेखा, इससे कोई वैद्युत बल रेखा जा रहा है, तो देख रहे हैं वैद्युत बल रेखा मतलब वैद्युत क्षेत्र E और D के मध्य बना कोण, E और D के मध्य बना कोण, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्या बताएंगे, 0 अंश है। और यहाँ से सपोज करें, यहाँ से कोई जा रहा है, यहाँ से कोई E जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं E और DA के मध्य बना कोण, E और DA के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू कितना अंश का है, 90 अंश है। जब यहाँ पर 0 अंश है तो यहाँ पर भी कितना होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कितना होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे भाई, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 0 अंश होगा। क्लियर। अब हम लोग Q पर, P पर और कहाँ पर, R पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो बिंदु P पर, बिंदु Q पर और बिंदु R पर सीधे सीधे टोटल निकाल लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो डी फाई E इज इक्वल टू क्या होगा, तो फाई किस पर, Q पर, P पर और किस पर, R पर। इस अल्पांश पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस अल्पांश क्षेत्रफल पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और इस अल्पांश पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, एक हम लोग को निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स किस पर, वैद्युत फ्लक्स किस पर, अल्पांश किस पर, तो आप लोग क्या बता रहे होंगे, किस पर, Q पर, और पुनः अल्पांश वैद्युत फ्लक्स किस पर मेरे प्यारे भाई, किस पर, P पर, और पुनः अल्पांश वैद्युत फ्लक्स किस पर मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग क्या बता रहे होंगे, R पर। तो इस प्रकार क्या मिलेगा, डी फाई E इज इक्वल टू डी फाई Q मीन्स EDA कॉस कितने अंश का मान, Q पर कितने अंश का मान बढ़ रहा है, Q पर कितने अंश का मान बढ़ रहा है, 0। तो कॉस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्लियर। और P पर यहाँ पर देखेंगे 90 अंश, तो प्लस EDA और कॉस कितने अंश का मेरे भाई, 90 अंश का, और पुनः प्लस EDA और कॉस R पर कितना मेरे भाई, 0 अंश है। अब आप लोग को क्या पता है, यहाँ पर क्लियर कर देंगे। चूंकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, तो आप लोग क्या बताएंगे, 0 होता है। तब क्या आएगा यहाँ पर, डी फाई E इज इक्वल टू EDA कॉस 0 अंश का मान 1, तो सिर्फ क्या बचेगा, EDA बचेगा। EDA कॉस 90 अंश का मान मेरे भाई कितना होगा, 0, और प्लस क्योंकि कॉस 90 अंश का मान 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। EDA कॉस 0 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है, तो कॉस 0 अंश का मान 1 और 1 में संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, EDA ही मिलेगा। मेरे प्यारे कबूतरों देखेंगे, डी फाई E इज इक्वल टू 1 EDA टोटल कितना, 2 EDA मिलेगा। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, अब एक ही ऑप्शन है कि यह जो रिजल्ट है इस अल्पांश वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण है और इस समतल पृष्ठों के कारण है। क्लियर। अब हमें टोटल चाहिए
इसके बेलन पर। क्लियर? तो दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मीन्स कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो मेरे प्यारे भाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2e dA। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक घोतक होता है, एक घोतक होता है, डी घोतक होता है, किसका, इंटीग्रेशन का, निरस्त होता है मेरे साथी, मेरे हीरा। क्या बचने वाला है, फाई ई। फाई इज इक्वल टू अचर पद कौन है, तो ये तो चीख चीख कर बोल रहा है कि हम क्या है, अचर है भाई, हमको कहा लो, बाहर लो, तो ये बाहर हो जाएगा। और कौन अपरिवर्तित है, तो ई जो है इस पर एक समान है, ई क्या है, एक समान है, ये भी नहीं बदलने वाला है, इसको भी बाहर लो, क्योंकि ये भी चीख चीख कर पुकार रहा है कि हम भी अपरिवर्तित है, ये भी अपरिवर्तित है, तो इसको बाहर ले लिया जाए, तो ई को बाहर ले लिया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, क्या है, बोलो जी क्या है, डी। ओके, अब क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, फाई ई इज इक्वल टू, इसको आप लोग धीरे से, जोर से नहीं, धीरे से निरस्त कर दीजिए। क्या बचने वाला है, 2e a। अब हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग का आ गया है टाइम ऊपर जाने का नहीं गाउस प्रमेय लगाने का, क्योंकि गाउस प्रमेय का क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन। तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं उनका फार्मूला तो आना ही चाहिए। तो अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर प्यार से, किनका प्रमेय, गाउस जी का। तो इधर कॉर्नर में देखेंगे गाउस प्रमेय। अब नाउ, अब गाउस, चलिए इधर देखेंगे, इधर अब गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, इसको समीकरण एक बना सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या रखने वाले हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू क्या रखने वाले हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और इज इक्वल टू 2e a। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर Q का मान ये का मेहनत करके निकाले हुए हैं, इस बात को भी क्लियर करेंगे, चूंकि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या होता है, A। अब मेरे भाई जहाँ पहुँचने वाले हैं हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इसको आगे देखेंगे, इधर थोड़ी सी जगह है मेरे भाई, क्या पता आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसीलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना रखेंगे मेरे भाई, क्यू का मान कितना है, तो सिग्मा इंटू ए है और बाई एप्सिलॉन नॉट है और इज इक्वल टू क्या है, 2e a है। मेरे भाई ए से ए को निरस्त करिए और ई का जब मान निकालेंगे तो दो गुणे में है, कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है अनंत लंबाई के चादर के कारण उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक भी आप लोग को भली बात समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन इंटरेस्टिंग था। तो आप लोग अपने पठन का कार्य जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। इसके लिए बस हौसला को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मात्र एक लाइक, और अच्छा लगा हो यदि आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव यह वीडियो है तो अपने क्लासमेटों के पास शेयर करिए, स्टेटस वगैरह लगाइए और हमें उत्साह जागृत करिए।